हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की। इसके साथ साथ उन्होंने राजकीय अंध विद्यालय पानीपत की नई बिल्डिंग बनाने और नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला के आजीवन दिव्यांगजन देखभाल गृह का शिलान्यास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और दिव्यांग अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल के लिए अंबाला में 5 एकड़ भूमि पर 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण किया जाएगा। इसमें 100 दिव्यांगजनों के लिए वस्त्र, भोजन और उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को हर वर्ष होता है। इस दिन हम हर वर्ष दिव्यांगता दिवस के अवसर पर एक विशेष विचार हमेशा करते हैं कि जो लोग किसी न किसी कारण से, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से अथवा मानसिक दृष्टि से किसी भी दिव्यांगता के शिकार हैं, ऐसे लोगों को एक आभास कराना कि वो भी आम आदमी की तरह और अपना जीवन यापन करें, उसके लिए एक आत्मविश्वास उनका सबका बढ़ना चाहिए। और साथ ही शासन प्रशासन की ओर से भी जो सहयोग और सहायता उनकी की जा सकती है, वो सब भी हम उनके लिए करते हैं। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट का जो लॉन्च किया है, इस वेबसाइट के लॉन्चिंग में एक प्रकार से सब सूचनाएं अपने इन बंधुओं को मिल जाए और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको करनी है वो मिल जाए, वो उनकी हो जाए, तो एक सुविधा उनको ये मिले ताकि कहीं भी उनको दफ्तर में चक्कर ना काटने पड़े। उनकी सहूलत के लिए इस वेबसाइट का अपना एक उपयोग होगा। ये हमारे जो कमिश्नर डिसेबिलिटी हमने जो बनाए हैं, उनकी ऑफिस से इसको लॉन्च किया गया है। वो इस वेबसाइट के माध्यम से सब सेवाएं ऐसे सब बंधुओं को देंगे। ऐसा ही दूसरा जो लॉन्च किया वेबसाइट वो है जो हमारे स्टेट अवार्ड्स के लिए लोगों को मैनुअली अप्लाई करना पड़ता था, तो मैनुअली अप्लाई करने के बजाय वो सब वेबसाइट से अप्लाई कर सकें ताकि उनको समय समय पर जो भी अवार्ड मिलने हैं उसका निर्णय विभाग के लोग करेंगे और उनको अवार्ड जो है उपलब्ध कराया जा सके। आज साथ में तीसरा जो इनॉग्रेशन किया है वो है जो हमारे मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, उनकी आजीवन देखभाल हो। तो ये आजीवन देखभाल के लिए आज जो ये भवन इसका निर्माण किया गया है, 5 एकड़ की भूमि पर ये भवन बनेगा और लगभग 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत इस पर आएगी। 100 व्यक्तियों का इसमें रहने सहने का और ये प्रबंध किया गया है। उनका भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा, पोषण, योग, ध्यान आदि की सबकी एक व्यवस्था की गई है ताकि ऐसे जो भी हमारे बंधु हैं जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उनको भी वातावरण जो है अच्छा मिले। तो ऐसे अच्छा वातावरण में उनके लिए भवन जो बनाया गया है अंबाला में, इसके लिए मैं विभाग का भी और खास करके हमारे अंबाला के सभी बंधुजन, हमारे मंत्री अनिल विज जी समेत वहाँ का प्रशासन, इन सब को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि एक ऐसा पवित्र कार्य ये किया गया है जिसकी बहुत लोगों को आवश्यकता है। वहीं हरियाणा सरकार ने अंबाला में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी। अंबाला में 31 करोड़ की लागत से दिव्यांगों के लिए बनने जा रहे देश के पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। यह देश का पहला आजीवन देखभाल गृह होगा जिससे दिव्यांगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस आजीवन देखभाल गृह में दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायता उपकरण वितरित किए गए। 5 एकड़ जमीन में 31.7 करोड़ रुपए की लागत से 39 कमरों वाला और 100 बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए का उम्र विश्राम गृह का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। मतलब क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी इसमें? और इसमें सारी सुविधाएं उनको, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी है,
चाहे वो अन्य सेवाएं हैं, चाहे योगा है, चाहे ध्यान है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से लड़ने का अनुभव भी है। कोरोना की पिछली 2 लहरों में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक कार्य किया। विज ने बताया कि राज्य में पीएसए ऑक्सीजन के लगभग 90 प्लांटों को स्थापित किया गया है और इन्हें संचालित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंस की आवश्यकता होती है और इसका पता लगाने के लिए रॉकफेलर संस्था ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को एक मशीन निःशुल्क दी है, जिसको संचालित करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मशीन के मार्फत जीनोम सीक्वेंस का काम होना शुरू हो गया है। वहीं अनिल विज ने कहा कि जीनोम सीक्वेंस के लिए पहले सभी नमूने दिल्ली में भेजने पड़ते थे और दिल्ली में जीनोम सीक्वेंस का पता करने में देरी हो जाती थी, क्योंकि वहां पर नमूनों को जांचने में समय लग जाता था और कई दिन तक वहां से रिजल्ट नहीं आ पाते थे। और अब रोहतक में यह मशीन अच्छी तरह से कार्य कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उनकी ओर से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को वायरलेस मैसेज कर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। अनुभव भी है, हमने अपने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। हमारे पास अब अनुभव भी है, 2 वेव्स में हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली किया। हमारे पीएसए प्लांट्स ऑक्सीजन के 90 के करीब इंस्टॉल हो चुके हैं। उनको फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी कर दिए और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने हमारी एमडीयू को, यूनिवर्सिटी को, एक फ्री में डोनेट किया। उसको हमने चालू करा दिया, उसमें काम होना शुरू हो गया। पहले हमें सैंपल सारे दिल्ली भेजना पड़ते थे, दिल्ली में बहुत रश था, कई दिन तक वहाँ से रिजल्ट नहीं आता था। और अब वहाँ पर अच्छी तरह फंक्शनल हो गई है वो हमारी मशीन, और भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी हम दूर कर रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। और प्रिवेंशन के लिए मैंने सभी जिला उपायुक्तों को और पुलिस कप्तानों को वायरलेस मैसेज करके आदेश जारी कर दिए कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से उसकी पालना करवाई जाए, सख्ती से लोगों से मास्क डलवाए जाएं, ना डालें तो उसके चालान करें, चालान की रिपोर्ट मेरे को भेजें। और जो हमारी गैदरिंग्स की गाइडलाइन है, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, जो लेटेस्ट हमारी एसओपी है उसकी सख्ती से पालना कराएं। जिले का कोई ना कोई अधिकारी जाके हर ऐसी गैदरिंग को वेरीफाई करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 100 बिस्तर से ज्यादा अक्षमता वाले सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर को संचालित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैन पावर की दिक्कत थी, जिसे भी रीएडजस्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 100 बेड से ज्यादा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स फंक्शनल करने के मैंने आदेश जारी किए। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी थी, उसको रीएडजस्ट करने के ऑर्डर कर दिए, वो जल्दी जारी हो गए।
गुरुग्राम के सेक्टर 44 में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से मेगा जॉब फेयर लगाए गए, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान दर्जनों दिग्गज कंपनियों ने भाग लिया और 1500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने शिरकत की, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां पात्र कैंडिडेट्स को नौकरियां भी दी गईं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की पहली विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 44 में मेगा जॉब फेयर 2021 का आयोजन किया, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने शिरकत की और मौके पर ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी दी गई। इस मेगा जॉब फेयर में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उन्होंने बताया कि इस तरह के जॉब फेयर हर साल 3 से 4 बार लगाने की बात भी कही। जो नौजवान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम साल में 3-4 बार बच्चों को रोजगार दिलाने का काम करें। किसी भी क्षेत्र में हो कि नौजवान साथी सक्षम हो, अपना काम स्वयं करें। सरकारी नौकरियों की तरफ, सरकारी नौकरी तो फिक्स है, 3 लाख हैं, 3.25 लाख हैं, हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते और हमें लोगों को सक्षम करके उनको काम पे, बहुत क्षेत्र हैं, जैसे अकाउंट का क्षेत्र है, जैसे आज हमारे रोजगार मेले में 1000 के करीब ऑनलाइन है, ऑफलाइन 200 बच्चों ने ऑफलाइन अप्लाई करा है कि इससे बच्चों को रोजगार मिलेगा और जो बच्चे लायक हैं, जो अपने जो हुनर में जो उत्तम है, उनको इस तरह का रोजगार मिलने का हमारी यूनिवर्सिटी देगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी से आने वाले दिनों में काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और हरियाणा सरकार की कोशिश भी यही है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार में रोजगार हो और इस यूनिवर्सिटी के मार्फत स्किल को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार के ज्यादा मौके भी खुलेंगे। और यूनिवर्सिटी चाहे 10वीं हो, चाहे ग्रेजुएट हो, एम में हो, किसी भी क्षेत्र में जिस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में हम नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। और हम हर क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें सक्षम करके आदमी को हम क्षेत्र में, अगर नाम लें तो सैकड़ों इस तरह के हैं जिस क्षेत्र में आपको, हमें इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल सकता, कहने फिटर होगा पर फिटर को ज्ञान नहीं है क्या करना है, इलेक्ट्रिकल ज्ञान नहीं है पूरा, तो यूनिवर्सिटी उसको सक्षम करके हर क्षेत्र में उनको रिप्लेसमेंट देने का काम करेंगे। और हर साल में हर 3 महीने में मेला लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और लाभ मिले और यूनिवर्सिटी के जो लोगों को जो इच्छा है, जो लोगों की सोच है कि भी जो कौशल विकास यूनिवर्सिटी है और इससे सबसे बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है बल्कि स्किल डेवलपमेंट में भी पूरी तरह से निपुण कराया जाता है। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ी क्रांति ये औद्योगिक क्षेत्र है। फरीदाबाद है, गुड़गामा है, धाड़ू, हेड़ा, रेवाड़ी, सारा दिल्ली एनसीआर, इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि आदमी के एजुकेशन के साथ साथ हमको उस काम भी सिखाएंगे। जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसी क्षेत्र में उसको पूरी तरह निपुण करेंगे, फिर उसी क्षेत्र में उसको भेजने का काम करेंगे। और इसका क्या, एक बहुत से कहते हैं मैं 10वीं पास हूँ, 8वीं पास हूँ, पास तो है पर ज्ञान नहीं है। आपको बता दें कि इस जॉब फेयर 2021 के दौरान इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, सत्या फाइनेंस, ITM स्किल एकेडमी, आयसा जॉब कंसल्टेंट, ब्रॉडवे कंसल्टेंट, मोहित कंसल्टेंट, तमर प्लेसमेंट सर्विसेज, वर्कएक्स, ग्लोबल इनोवे समेत दर्जनों कंपनियों ने हिस्सा लिया, तो वहीं 1500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने जॉब फेयर में हिस्सा लिया, जिसमें प्रतिभागियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शामिल हुए।
गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जहां शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद स्वर्गीय किशन सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शुक्रवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद स्वर्गीय किशन सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिवार से मुलाकात की और हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय किशन सिंह बेहद ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे वो, और 3 बार सांसद रहे, विधायक रहे, स्टेट मिनिस्टर भी रहे और बहुत ही सुलझे व्यक्ति थे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और मेरे ध्यान है हम बहुत बार उनके निवास पे ठहरते थे और जिस प्रकार से उनकी हल्के में पकड़ थी लोगों के साथ, जिस प्रकार के संबंध थे और जिस प्रकार वो लगातार सतत उनका आना जाना हल्के में रहता था, तो बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिली है। तो मैं उनको और उनका बेटे हैं प्रदीप जी, तो वो आज समाज में लगे हुए हैं, समाज की सेवा उसी प्रकार से कर रहे हैं, उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुक्रवार को सोनीपत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 1 दिसंबर से पूर्ण रूप से स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जो नया ओमिक्रॉन आने की बात सामने आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 दिसंबर तक अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। आगे भविष्य में जैसे हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। नहीं, देखिए, स्कूल बंद करने का मुख्य कारण पॉल्यूशन है वहाँ का, उसकी वजह से स्कूल बंद हुए हैं। और जहाँ तक नया वेरिएंट की बात है तो हमने उसको ध्यान में रखते, जैसे हमने 1 दिसंबर से पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने की बात हमने कही थी कि पूरी स्ट्रेंथ आएगी और पूरे टाइम के लिए आएगी, लेकिन उसी को देखते हैं हमने 10 दिन लेट किया है। अभी हम उसके देखते हैं उसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जहाँ स्कूल बंद करने की भी विचार चल रहा है, तो उसको देखते हमने निर्णय लिया कि अभी हम पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल नहीं खोलेंगे और 10 दिसंबर के बाद उस पर विचार करेंगे। वहीं किसान आंदोलन के विषय को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब किसान खुश हैं और उनका सकारात्मक रुख सामने आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि एमएसपी विषय को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। एमएसपी को लागू करने के लिए ये जल्दबाजी का विषय नहीं है। कि जहां एमएसपी की बात है वो एक गंभीर विषय है और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कह दिया था कि उस पर हम कमेटी गठित कर रहे हैं और उसमें से कुछ किसानों को भी, जो इस आंदोलन से जुड़े किसान हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को उसमें शामिल करेंगे। और मैं समझता हूं कि अब उसमें कोई इतना बड़ा विषय रहा नहीं, अब जो उन्होंने बात कही थी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार आम आंदोलन से जुड़े मुकदमों को वापस लेने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के हित में खड़ी है और हमेशा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। वहीं हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली देने में हरियाणा दूसरे राज्यों से आगे है। हरियाणा में 12,000 मेगावाट की बिजली उपलब्ध है, लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है और लगातार सुधार कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है तो हरियाणा पावर डिपार्टमेंट का है और मैं सेंट्रल जो हमारे सेक्रेटरी हैं और सीनियर ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाऊंगी कि वो हरियाणा जाए, वहाँ का मॉडल हम पूरे देश में लागू करें। देखिए, हर चीज तो कोई परफेक्ट होता ही नहीं। किसी के सब्जेक्ट में, पूरे सब सब्जेक्ट में 100 के 100 मार्क्स नहीं आते। जो आईएएस टॉपर होते हैं वो भी 20-30 नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है उनसे कम रहते हैं।
तो हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते, पर बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था वो करा, और इसमें और भी कुछ सुधार है वो कर रहे हैं। देखिए टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, हम पे 12,000 मेगावाट पावर है जो इन हैंड रहती है। मैक्सिमम कंजम्पशन थी वो 11,600 कुछ थी जो पिछले साल हुआ। इस साल गर्मी में मैक्सिमम जो आई थी, पूरा जब मई जून का महीना था तब भी हम पे सरप्लस रही थी। हमारे थर्मल एक्स्ट्रा लेवल पे हाथ में रहते हैं, जहाँ हम जब भी चाहे वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पे कुछ 1700-1800 मेगावाट पावर वो रहती है। भिवानी में राज्य स्तरीय दिव्यांग दिवस मनाया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने 71,20,000 रुपए की कीमत के 430 दिव्यांग सहायता उपकरण 193 लाभार्थियों को वितरित किए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन किसी भी मायनों में अपने आप को कम ना समझें, अपना मनोबल बनाए रखते हुए आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज का हर वर्ग, राज्य और केंद्र सरकार दिव्यांगों के साथ है, उन्हें हर वो सहायता पहुंचाई जा रही है जो उनके लिए जरूरी है। आज हमारे जिला प्रशासन ने और अरावली पावर कंपनी झज्जर में है, उसके सहयोग से जो हमारे विकलांग भाई हैं जिले के, उनको उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया। 71 लाख रुपए के आसपास जो ये उपकरण थे इनको दिए गए। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, और हमारी सरकार की जो नीति है कि जो सबसे कमज़ोर आदमी है, सरकार के नीतियों का उसको लाभ सबसे ज़्यादा मिले। दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की भावना से उस तरह से काम करती है, और जो हमारे भारत सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपनी कमाई का 2% हिस्सा वो CSR में कहीं ज़रूरतमंद लोगों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाएं। उसी श्रृंखला में जो हमारी अरावल पावर कंपनी है उसने हमारे ज़िले के विकलांग भाइयों को ये उपकरण दिए हैं। इससे बहुत लोगों को लाभ होगा, और इन सब भाइयों से मैंने यही कहा है कि सरकार आपकी है, सरकार आपके साथ है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे जिला प्रशासन से संपर्क करें, कहीं भी किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और शारीरिक हो सकता है कि आपको कुछ कमी आ गई हो, लेकिन मनोबल के दम पर आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। और हमारे जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, जो आपके अंदर से निकल के गए हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आम जो लोग हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने मेडल लिए हैं, ज़्यादा उन्होंने प्रतिभा दिखाई है और ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा तपस्या की है। इसी तरह से ये लोग भी अपना सक्षम होंगे और समाज सारा एक साथ उठेगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दिव्यांगों के साथ साथ समाज के सबसे कमजोर तबके का उत्थान करने की योजना बना रहे हैं और बनाई गई है, और इस दिशा में पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरह से तरह तरह की योजनाएं हैं, ये उपकरण बांटने हैं, इनको पेंशन भी देते हैं, नौकरी में इनको रिजर्वेशन है, प्रमोशन में इनको महत्व मिलता है। हर तरह से जहाँ व्यापार करेंगे उसके अंदर भी हम योजनाएं बना रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग है नहीं, समाज का जो सबसे कमजोर तबका है उसके लिए अनूठी योजना लेके आए हैं। देश में सबसे पहले परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो सबसे निम्न आय के लोग हैं, 1 लाख परिवार उनकी छटनी करके सरकार उनके घर जाएगी, उनको बताएगी कि आपकी जो योग्यता है, जो आप कर सकते हो, डेयरी कर सकते हो, भेड़ बकरी पाल सकते हो, या DC रेट की नौकरी से आपका होगा, या कोई और कारोबार कर सकते हो। अपने आप अधिकारी जा करके उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने जो योजना बनाई है, मुझे लगता है कि सारा देश इस योजना को अनुसरण करेगा। वहीं नांगल चौधरी में 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय यादव ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत इस मेले का आयोजन मेजर सतीश दहिया राजकीय महाविद्यालय में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। मेले का ये अंत्योदय योजना के तहत किया है, और इस मेले का मकसद यही है कि जो गरीब आदमी है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचे। और अभी काफ़ी लोगों ने आज उत्साह दिखाया है,
और जिले के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, अलग अलग डेस्क लगी हुई है। और अभी तो क्योंकि प्रारंभिक है, आज शुरुआत है इसकी, तो धीरे धीरे इसमें जो आज हमें जो कमियां नजर आएंगी उन खामियों को अगली बार फिर 15-20 दिन बाद में दोबारा रिपीट मेला जब भी अगले महीने तक जब होगा तो उसमें उसको और अच्छी तरह से जो आज जो कमियां नजर आएंगी उनको इम्प्रूव करेंगे। वहीं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी में विकास की कोई कोर कसर नहीं रहेगी और सड़कों के मामले में भिवानी वासियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं भिवानी के लोगों को सीवर और पानी की परेशानी भी नहीं आएगी और निजात दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी के विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तो स्वास्थ्य विभाग के पास सभी तरह की व्यवस्था मौजूद है, मेडिकल स्टाफ भी पूरा होगा। और विधायक ने कहा कि सरकार मास्क न लगाने वालों को उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी। हमारी सड़कों के क्षेत्र में हमारा काम चल पड़ा है। पहली सड़क हमारी हासी गेट से देवसर चुंगी तक और देवसर चुंगी से पुल तक, ये 2 भागों में बटी हुई है और ये काम आपने देखा होगा कि वो काम चालू हो गया है। और अभी जो हमने बजट मंजूर करवाया है, जिसके लिए हमने अनेक बार हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री से और कई प्रकार से जो हमारे मुख्यमंत्री। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।